फीलिंग मेरी यही थी कि मैंने कश्मीर की आवाज़ बननी है, ये जो मेरा गाना हो ये कश्मीर की आइडेंटिटी बने। इनिशियल इसकी जो कंपोजिशन थी वो वसीक ही ने जो है मुझे दी कि अगर इसको लेके चलें तो इस पर कुछ कर सकते हैं। हर जगह कश्मीर का जब भी कोई टॉपिक हो तो हर जगह मेरा ये गाना कश्मीर की आवाज़ बने। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ दो अबसार वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ। कश्मीर डे के हवाले से आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। नाज़रीन, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको सुनने का तो बहुत शौक़ होता है। मुझे भी अच्छी तरह याद है कि बचपन में जब मैं 11-12 साल की थी तो मैं सिर्फ सुनती थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं इस मुल्क में जो इसी उम्र में गाते भी हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत तेज़ी से उनका नाम भी बन रहा है। उन्हीं में से एक मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि म्यूज़िक का शौक़ और ख़ास तौर पे कश्मीर से मुतालिक एक गाने का शौक़ कहाँ से और कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम वसीक। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। वसीक, आपसे ज़रा मैं स्टार्ट लेती हूँ। जी, म्यूज़िक का शौक़ बचपन से ही लग रहा है मुझे तो, लेकिन ये पुश कैसे मिला? सपोर्ट किया अम्मी अब्बू ने? ज़ाहिर है सबसे पहले तो घर वालों की सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सब फैमिली वालों ने बहुत बकअप किया, सब ने बहुत इनकरेज किया। स्पेशली मेरी मामा की बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। हर चीज़ में वो बहुत सपोर्ट करती हैं और बाबा हर चीज़ में मुझे ट्रेन करते हैं, सपोर्ट इनकी भी बहुत है और दादा दादी की दुआएं हैं मेरे साथ। कोई ऐसा था फैमिली में जिसने सपोर्ट ना किया हो? नहीं, कोई किसी को कभी नहीं लगा कि पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज होगा? नहीं, सभी सपोर्ट करते हैं क्योंकि सबको पता है कि मैं कर लेता हूँ, पढ़ाई भी साथ साथ मैनेज कर लेता हूँ और भी पढ़ लेता हूँ। तो अभी आपकी एज 12 साल है ना? 12 साल। तो ये गाना कब स्टार्ट किया, कितने साल पहले? ये क्या कहते हैं, जो कश्मीर का ये वाला स्पेसिफिक सॉन्ग नहीं, सिंगिंग में तकरीबन 5-6 साल का जब से था तब से मुझे शौक़ था। इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बजाना शुरू किए और सिंगिंग करना भी शुरू की और तभी से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने पोएम्स गाई हैं, मैंने बहुत से नगमे गाए हैं, मैंने नाते गाई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और यकीनन स्कूल में जीते भी होंगे कॉम्पिटिशन्स आपने? हमेशा नंबर 1। तो रेहान साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ अब आती हूँ। आपको आइडिया तो होगा कि टैलेंटेड है ये हमेशा से, तो बचपन से आपने इसको ट्रेन भी करना शुरू कर दिया था? जी ऐसा ही है। ये चीज़ ऐसे होती है कि एक्चुअली हमारा ताल्लुक म्यूज़िकल फैमिली से नहीं है। तो ये था कि मुझे अपने बचपन में शौक़ होने लगा आहिस्ता आहिस्ता कि मुझे म्यूज़िक की तरफ जाना है, लेकिन उसको मैं कभी परसू ना कर सका अपने शौक़ को। बाद में मैं क्योंकि टेलीविज़न की फील्ड में आ गया, इस फील्ड में आने के बाद भी जब मैं पहला इंस्ट्रूमेंट घर लेके गया और उसके बाद उसको आप समझे कि मैंने थोड़ा बहुत जब बजाया, उसकी आवाज़ आई तो पहले ही मुझे यानी घर की तरफ से सबको परेशानी हो गई कि ये क्या है, सोचेंगे ये क्या हो रहा है। कौन सी इंस्ट्रूमेंट थी वो? वो था जी कीबोर्ड। और वो ऑब्वियसली एकदम से हिट करता है सबको कि ये तो करियर भी नहीं हो बिल्कुल सकता। ऐसे। तो वो जो चीज़ थी वो हमें बहुत यानी आप समझे कि बहुत डिले हुआ इस तरह से उन चीज़ों में उनकी तरफ जाने में। तो वसीक के लिए जैसे स्पेशली आपने पूछा कि स्पोर्ट किया, इसको बचपन से देखा, तो क्योंकि ये जब इसने आंख खोली, ये इसने देखा कि चीज़ें घर में पड़ी थी पहले से और मैं सामने था, तो फिर ये कि इसको वो सपोर्ट मिलती गई। इसके लिए वो चीज़ें ये नहीं, इसको कोई रोकने वाला नहीं था। जब इसने कुछ ख्वाहिश की कि मैंने कुछ सीखना है, मैंने म्यूज़िक बजाना है, तो फिर इसको किसी ने रोका नहीं, तो इसके लिए रास्ते। तो मतलब म्यूजिकल फैमिली से ताल्लुक ना होना, उसके बावजूद भी वसीक जैसे यंग बच्चे ने इस चीज़ को आगे परसू भी कर लिया, तो आई थिंक इसमें फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी फैमिली ने भी हमें कभी रोका नहीं एक्चुअली, लेकिन वो परेशान हो जाते थे कि लोग क्या कहेंगे ना इसको। ये हमारे यहाँ हर चीज़ में यही आता है पहले कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन फुल सपोर्ट थी। इवन फैमिली में आर्ट का लव जो है, आर्ट के लिए यानी बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हमारी फैमिली में, शायर हैं, क्या कुछ नहीं है, कंपोजिशंस ऑलरेडी करते हैं। म्यूज़िक को उन्हें नहीं पता होता कि इसमें म्यूज़िक क्या है, लेकिन वो कंपोज जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों ने गाई चीज़ें की। तो बेसिकली आर्टिस्टिक लोगों का ख़ानदान है आप लोगों का। जी बिल्कुल। तो ये जो अभी लेटेस्ट गाना अभी फेमस हुआ है, वसीक का भी और आपका भी, इसकी कॉम्पोजिशन आपने ही की है? जी, इसकी कंपोजिशन मैंने की है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी बहुत सी कंपोजिशंस कर चुका हूँ। तो ये जब कंपोजिशन हमारे सामने आई, ये कलाम सामने आया है आइटम, ये जो वादी है कश्मीर। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हम काफ़ी, वसीक मेरे साथ था, थॉट प्रोसेस में हम बैठे कि अब इसको करना क्या है। तो 1-2 दिन तो कोई चीज़ हमें पल्ले नहीं पड़ रही थी कि तो ये आपको किसी ने खुद ही अप्रोच किया आपको कि इस पे गाना बना दें? नहीं, हम इनिशियल बेस से आप समझ लें कि शामिल है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन मतलब ये कि जब शायरी इसके सामने आई, जब शायरी सामने आ गई तो अब नेक्स्ट स्टेप कंपोजिशन थी। तो अब वो क्या बनानी है, तो वो 2 दिन तो हमें सिर्फ ये लगे कि जो कश्मीर की थीम है वो बड़ी डिफ़िकल्ट थीम है। गाना हम बना लेते हैं अगर, तो गाना तो बना लेंगे, लेकिन क्या उसमें वो जो
एक सैडनेस, एक emotion है, एक feeling है। ये सारी चीज़ें क्या वो भी निकलेंगी, तो नहीं आए। तो वो 1-2 दिन मैं वसीक और मैं रातों को बैठे, पूरी पूरी रात बीच में आ गई। तो वसीक ने भी आइडियाज दिए जी, कुछ? जी, जी, बिल्कुल। इनिशियल इसकी जो कंपोजिशन थी वो वसीक ही ने जो है मुझे दी कि अगर इसको लेके चलें तो इस पे कुछ कर सकते हैं हम। वसीक क्या आइडिया था वो जो आपने दिया? अस्थाई थी, यानी मुखड़ा था उस कलाम का, ए वादी कश्मीर, तो उसकी ट्यून बेसिकली वसीक ने मुझे, वसीक ने खुद? जी 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 बिल्कुल, वसीक ने दी। और वहाँ से फिर आप जी, लोगों ने, आगे चला। जी, जी, जी। अच्छा, तो ये ओवरऑल कितने टाइम में आप लोगों ने गाना बिल्कुल रेडी कर लिया था? जी, इसका आप कह लेंगे कंपोजिशन और इसकी फर्स्ट अरेंजमेंट जो है वो तकरीबन 4-5 घंटे लगे, और गाना तकरीबन। तो ये कश्मीर का इटसेल्फ टॉपिक आपने बताया, वैसे भी हमें आइडिया कि काफ़ी मुश्किल है जी, जी। स्क्रीन पे कैप्चर करना, स्पेशली म्यूज़िक के थ्रू कैप्चर करना। तो वसीक जब आप गा रहे थे, ऑफ कोर्स आप अभी तो आपकी एज छोटी है, लेकिन फिर भी कुछ तो इंसान को एक इमोशन महसूस होता है ना गाना गाते हुए। उस वक्त जब वो आपके अंदर से जब वो सारा गाना निकल रहा था, तो व्हाट डिड यू फील? फीलिंग मेरी यही थी कि मैंने कश्मीर की आवाज़ बननी है, ये जो मेरा गाना हो ये कश्मीर की आइडेंटिटी बने। और अभी भी मेरा यही टारगेट है कि जब भी कोई ऐसा मौका हो कश्मीर के हवाले से, तो मेरा ये गोल है कि हर जगह कश्मीर का जब भी कोई टॉपिक हो तो हर जगह मेरा ये गाना कश्मीर की आवाज़ बने। और आपको लग रहा है कि उस तरफ जा रही, उस डायरेक्शन में चीज़ जा रही है, आपका जो मिशन है वो पूरा हो गया है? हाँ, स्लोली स्लोली अब स्लोली हो रहा है। तो जब आप उस गाने में आए हो, खुद भी इंसान उस गाने का हिस्सा बन जाता है, तो वो फिर ऑफ कोर्स वो मैसेज पहुंचाने में लोगों तक इंसान का अपना भी बहुत क्रेडिट होता है। जी बिल्कुल, जब ये गाना इवन रिकॉर्ड किया इसने, तो इतना पुख्ता इसको याद हो चुका था। मैं पहली दफ़ा हैरान हूँ, इससे पहले जो इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम जब वोकल्स कर रहे होते हैं तो उसमें रीटेक्स भी हैं, इवन कभी ये होता है कि दूसरे दिन दोबारा सुना एक चीज़ तो उसको बेहतर किया। लेकिन इसकी जब ये वोकल देने के लिए गया वोकल बूथ में, तो एक ही दफ़ा गाना स्टार्ट हुआ और ये गा के बाहर आ गया, यानी इतनी पुख्ता इसने। तो ये एक गो में रिकॉर्ड हो गया था, तो इसको रीटेक्स करने की कोई इशू नहीं है? आप तो फिर अभी से ही काफ़ी अच्छे सिंगर बन गए हो। लेकिन वसीक खुद किस गाने को सुनना पसंद है? किस सिंगर को, कोई ऐसा गाना जो पसंद हो? गाना मेरा कोई एक स्पेसिफिक नहीं है पसंदीदा, लेकिन कवाली में क्या कहते हैं मुझे बहुत पसंद है और मैं सुनता भी हूँ। ताजेदारे हरम आतिफ असलम की जो कोक स्टूडियो में उन्होंने गाई थी वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। वो आपकी फेवरेट कवाली है? और कोई कवाली नुसरत फ़तेह अली खान की कभी सुनी हो या कुछ? और उनकी कवाली मेरे रश के कमर गाना ही है, वो गाना उन्होंने गाया जो, था, हाँ, वो रीमिक्स तो हो गया था। वर्ल्ड फेमस है, वो तो हर कोई सुनता है। और उसके अलावा भी काफ़ी हैं उनके, नुसरत फ़तेह अली खान। तो कोई एक सिंगर जिसको आप अपनी इंस्पिरेशन समझो, या अगर ज़िंदगी में कभी किसी एक सिंगर के साथ काम करने का मौका मिले तो आपको यार ये है जिसके साथ मैंने काम करना है? फिलहाल तो मैंने किसी का भी नहीं सोचा हुआ। मेरा बस ये टारगेट है कि मैंने खुद अपने आप को इम्प्रूव करना है और मैं खुद बस अपनी आइडेंटिटी में खुद ही बनूं। चलो, दैट्स अ गुड टेक ऑन इट। रेहान साहब, आपने इंटरव्यू के स्टार्ट में कहा कि इवन आपकी फैमिली में इस चीज़ को एकदम समझा जाता है कि सिंगिंग, मौसीकी, किसी भी टाइप की क्रिएटिव आर्ट्स गलत और बुरी समझी जाती है। हमारे यहाँ पहला करियर इंजीनियरिंग या डॉक्टर ही होता है। तो अब विद वसीक ऑब्वियसली अब नेक्स्ट जनरेशन में चीज़ें चेंज हो गई हैं, टाइम्स मॉडर्न हो गए हैं, तो ऑफ कोर्स आगे शायद वसीक को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़े और आपको भी एज अ फैमिली ये चीज़ें फेस करनी पड़े। आपको लगता है कि यहाँ पर क्रिएटिविटी रुक जाती है सोसाइटी की वजह से, और सिर्फ इस मेंटालिटी की वजह से कि लोग क्या कहें? ऐसा होता है, इस लोग क्या कहें की वजह से कितने साल, कितना वक्त ज़ाया हो जाता है किसी भी स्टेप को करते हुए, लेते हुए। लेकिन अब थोड़ा बहुत चेंज आ गया है। अब इस वजह से चेंज आया है कि एक तो मीडिया की जो एक्सेस है हर घर तक पहुंच गई, जो पहले रुके हुए थे, जो इस तरफ नहीं आ रहे थे, उन तक भी पहुंच रही है चीज़। तो थोड़ा थोड़ा वो आप समझ लें कि डाइजेस्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को अब, यानी इस वजह से तब्दीली है। पहले आप समझ लें कि अगर फैमिली नहीं है तो आपके बाकी जो इलाके के लोग हैं वही इसको देखेंगे कि आपका तो बैकग्राउंड कुछ और है और ये मौसीकी तो शायद कुछ और चीज़ हो गई है। तो पहले वाकई नुकसान होता रहा, वक्त ज़ाया होता रहा और बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही थी, और ये हर जगह होता है, हर कोई इसे फेस करता है इस प्रॉब्लम को। लेकिन अब काफ़ी चेंज है। अब इवन अगर देख लें कि मॉडर्न डे में तो इवन पेरेंट्स खुद से पहले से उन्होंने तैयार रखा होता है अपने बच्चों को, बेटियों को, कि ये आगे इसी फील्ड में जाएंगी, एक्टर बनेंगे, होस्ट बनेंगे, न्यूज़ कास्ट। आई थिंक अब अपॉर्चुनिटीज़ भी अब बहुत बढ़ गई हैं। बिल्कुल, पहले ये नहीं था। पहले अगर आपको टेलीविज़न में रहते हुए अगर आप चाहते हैं कि कोई नया फेस लेके आए तो उसके लिए आपको लोग ही नहीं मिलते थे कि कौन आएगा, और कोई आया तो वो बाद में परमिशन नहीं मिली। लेकिन अब फ़र्क हो गया है।
आई थिंक डिजिटल मीडिया का भी इसमें काफ़ी रोल रहा है, और आई थिंक वसीक तो उन लोगों में से है जिसने डिजिटल का पूरा फ़ायदा उठा के अपना एक आई थिंक एक नाम अभी से ही बना लिया है। तो वसीक, जब स्कूल में आप परफॉर्म करते थे, उस परफॉर्मेंस में और कैमरा के सामने परफॉर्म करने में कितना डिफरेंस लगा? स्कूल में ये होता है कि सब जो बच्चे होते हैं उनको जानता हूँ, टीचर्स जानने वाले होते हैं। तो स्टेज फ्राइट उनके कभी नहीं हुई? मुझे तो होती थी जब मैं स्पीचेस करती थी मतलब स्कूल इतनी में जाके। नर्वसनेस नहीं हुई ना कभी, मतलब खुल के सही जज्बे से गा लेता था। लेकिन अब जब कैमरे के सामने जब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, बड़ी जगह होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, लेकिन वो भी टाइम के साथ फिर ठीक हो जाती है। तो कैमरा के सामने उस तरह नहीं फील हुआ आपको कि मतलब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने में थोड़ी सी तो हेजिटेशन होती होता है? है, लेकिन मतलब स्कूल में जितना कॉन्फिडेंस से मैं गा लेता हूँ, जितना अच्छे से बात कर लेता हूँ, अभी उतना तकरीबन अभी मैं नहीं करता। चलें, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। वसीक, अब बिफोर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा आप एक अपना फेवरेट गाना भी हमें गा के सुना दो, जो आपने कहा ताजदार हरम, और दूसरा जो आपका ये फेमस हुआ था गाना वादी कश्मीर। आपकी बात इसमें ज़रूर एक दफ़ा ऐड करना चाहूँगा कि जो वादी कश्मीर गाना वाकई बहुत फेमस हुआ, इसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया सर अम्मार मसूद ने। जब ये गाना उनके सामने आया, हमने इसकी इनिशियल तो तैयार कर लिया था ये गाना, लेकिन हमें लग रहा था कि जब ये गाना आगे जाएगा, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा, तो उनको शायद ये समझ ही ना आए, पसंद ही ना आए। होता है कि Of course, उनकी एक क्या होता है liking कि होगी और हमने पता नहीं क्या एफर्ट किया, ये कोई इतनी ख़ास है कि नहीं। लेकिन जैसे ही उनके सामने पहुंचा, तो उन्होंने इसको जिस फील और जिस एसेंस के साथ हमने सोचा था, उसी को उन्होंने फील किया और उन्होंने इसको देखा और उन्होंने कहा वाओ। और आई थिंक अब तो काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी व्यूज़ आ चुके हैं अब तक गाने के, मैंने भी सुना है और मुझे भी और बहुत उन्होंने इस अच्छा गाने लगा। को फिर जैसे हमने तैयार किया था, उसे रीमेक करने में हमारी हेल्प की कि यानी वो हमारे साथ मिल गए और इसको हमने बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाने में वो हमारे साथ रहे। जी, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। थोड़ा सा अब सुन लेते हैं। आपको सिर्फ यही वाला एंथम सुना दूं अभी? चलें, ये वाला सुना दें। जज्बे हैं जवां अपने, दुआओं में है तासीर, आज़ादी पे कुर्बान हर एक तिफलो जवां पीर। मिल जाएगी एक रोज तेरे ख्वाब की ताबीर, ए खुल्द की तस्वीर मेरी वादी कश्मीर, ए वादी कश्मीर, ए वादी कश्मीर, ए वादी कश्मीर मेरी वादी कश्मीर। आज़ादी का जश्न अपना अधूरा है अभी तक, पहुँचे ये पयाम अपना जहाँ भर में सभी तक, जान दे के बचाएंगे तेरी हुर्मतों की, ए खुल्द की तस्वीर मेरी वादी कश्मीर, ए वादी कश्मीर, ए वादी कश्मीर, ए वादी कश्मीर मेरी वादी कश्मीर। वेरी गुड वसीक, आई थिंक ये लाइव भी उतना ही अच्छा गाया है जितना रिकॉर्डेड। वसीक, एंड में कोई एक मैसेज कश्मीर डे के हवाले से आप देना चाहें ऑडियंस को? कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कश्मीर को बाहर निकल के सपोर्ट करें, उतना कर सकें, आप आवाज़ उठाएं कश्मीर के लिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो वो कैसे आज़ाद होगा? जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लेंगे, तो सिर्फ एक बंदा तो मिलके या कुछ लोग मिलके तो नहीं कर सकते ना, पूरे मुल्क को आवाज़ उठानी पड़ेगी, और तभी जो पूरे मुल्क का गोल है कि कश्मीर को आज़ाद कराना है, तभी वो इंशाल्लाह पॉसिबल होगा। बिल्कुल सही। और रेहान साहब, आप खुद यूथ को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अब आपके घर में मिसाल है, आप कोई यूथ को मैसेज देना चाहें कश्मीर के हवाले से? जी, एक बात तो ये है कि हमने कश्मीर के हवाले से यही प्रोजेक्ट जब सामने लेके आए, तो इसको जिस तरह लोगों ने पसंद किया, उसका शुक्रिया उनका,
कि सब ने जब जब ये जिसने गाना सुना उसने कमेंट भी किया, उसने हम तक पहुंचने की कोशिश की और बताया, वसीक को अप्रिशिएट किया, इसकी इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया। स्पेशली मैंने पहले भी नाम लिया मार साहब का, और भी जो जो लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे और जिन्होंने यानी किसी जगह पर रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि पुश किया। तो एक ऐसी चीज़ थी कि जो हम करना चाहते थे कश्मीर की कॉज को लेके, वो हम कर पाए, आगे भी मज़ीद। और कश्मीर का कॉज ऑफ कोर्स हम सबके दिल के बहुत करीब है और बिल्कुल ऐसे होपफुली इस स्टेप से और भी स्टेप से ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। नाज़रीन, आपने देखा कि वसीक ने अपनी आवाज़ में किस तरह आज़ादी का जज्बा और कश्मीर के बारे में बात की। आई होप कि इससे हम भी कुछ सीख सकते हैं, और ये एक ही कदम है लेकिन एक बहुत बड़ा कदम है, और अगर हम सब इस तरह कदम आगे लेते रहें तो हम यकीनन कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं कश्मीर के लिए और उसकी फ्यूचर के लिए। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा एक्सक्लूसिव एपिसोड पसंद आया होगा। मैं हूँ दो अबसार, देखते रहें वी न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।